अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कुछ देखा, हमने बात की कि किस तरह से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, किस तरह से उसकी पूरी हमने एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स देखी। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस को डिस्कस किया। उसके बाद चार्ज टू मास रेशो किस तरह से कैलकुलेट किया गया, क्या आया चार्ज टू मास रेशो, क्या उसकी इंप्लीकेशंस थी, वो हमने डिस्कस किया। और फिर सबसे लास्ट में हमने ऑयल ड्रॉप मिलिकन मेथड डिस्कस कर लिया। तो मेरा ख्याल है ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से सबको समझ में आ गया होगा। अब आज के लेक्चर में जो हम बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस, दैट इज एनोड रेस। तो हम आज बात स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस कह लें या एनोड रेस कह लें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप सबसे पहले तो एक चीज अपने जहन में अभी से क्लियर कर लें। मजीद आगे जाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि ये चीज आपके जहन में सबके क्लियर हो जाए। देखें, जब मैं कहता हूं एनोड रेस, ठीक है, जब हम बात करते हैं एनोड रेस की, तो एनोड रेस और प्रोटॉन ये दोनों दो डिफरेंट बातें। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। एनोड रेस कह लें या पॉजिटिव रेस कह लें या कैनाल रेस कह लें। ठीक है, यानी इनको प्रोटॉन कहना ठीक नहीं है। ये मैं स्टार्ट से बात कर लूँ, ये डिटेल में आगे जाके आपको खुद ब खुद बात समझ में आएगी, बिकॉज ये सब डिफरेंट नेम है इन रेस के, पॉजिटिव रेस या एनोड रेस या कैनाल रेस। ठीक है, तो ये प्रोटॉन्स आप इनको नहीं कह सकते, सिवाय कुछ एक कंडीशंस हैं जहां पे कैनाल रेस कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज प्रोटॉन, और वो कंडीशन क्या है वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। बट जनरली एनोड रेस और प्रोटॉन जो है ये दो डिफरेंट बातें, तो ये चीज आप अपने जहन में क्लियर रखें। और ये दोनों डिफरेंट बातें क्यों हैं ये भी हमने डिस्कस करना है। तो अभी हम जो बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रेस की, फिर पॉजिटिव रेस से आगे डिस्कवर हुए प्रोटॉन। ठीक है, तो पॉजिटिव रेस से डिस्कवर हुए प्रोटॉन। ये मैं बात सारी किस लिए कर रहा हूं, क्योंकि जब हमने कैथोड रेस की बात की थी, तो कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक ही बात है। चाहे आप कैथोड रेस कह दें या इलेक्ट्रॉन कह दें, ये एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। कैथोड रेस, इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों सिमिलर बातें। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि एनोड रेस या पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस जो है, इनको आप प्रोटॉन नहीं कह सकते। दे आर नॉट प्रोटॉन्स। जस्ट एक कंडीशन आएगी जहां पे आप इसको प्रोटॉन कह सकते हैं। ठीक है, और वो कंडीशन क्या होगी वो हम आज के लेक्चर में बात कर लेंगे। बट जनरली आप इनको प्रोटॉन्स नहीं कह सकते, दे आर नॉट प्रोटॉन। ये क्या है ये भी हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। बट ये चीज आप स्टार्ट से बात इसका जहन में बिठा लें कि कैनाल रेस जो है ये प्रोटॉन्स नहीं है। चलें जी, तो अब बात हम स्टार्ट करते हैं कि ये पॉजिटिव रेस या एनोड रेस जो है वो किस तरह से डिस्कवर हुई। तो अगर हम इनकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इस बंदे की। ठीक है जी, ये कौन है? This is Eugene Goldstein. Now, Eugene Goldstein ने जो है, he did an experiment in 1886. 1886 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, and that experiment was that experiment was discharge tube experiment. Discharge tube experiment हमने कैथोड रेस के लिए पढ़ा है। Now, Goldstein also did the same experiment. अब आप ये सोचें कि जी ये 1886 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। He did this discharge tube experiment. ठीक है, in 1886। अब आपके जहन में आ रहा होगा जी थॉमसन ने तो ये एक्सपेरिमेंट काफी बाद में किया था, 1897 में किया था। बिल्कुल ठीक बात है, थॉमसन ने काफी टाइम बाद में किया था। गोल्डस्टीन जो है बेसिकली ही इज अ जर्मन फिजिसिस्ट एंड ही वाज एन अर्ली इन्वेस्टिगेटर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब्स। ठीक है, तो ये मतलब आप यूं कह लें कि वो स्टार्ट में मैंने आपको याद होगा, मैंने जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि एक्चुअल जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स थे वो किसने स्टार्ट किए थे? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे माइकल फैराडे ने। ठीक है जी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये स्टार्ट हुए थे कहां से? माइकल फैराडे ने स्टार्ट किए थे। माइकल फैराडे जो है ही स्टार्टेड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, और ये आप कह लें कि ये बड़ा ब्रेक थ्रू था एट दैट टाइम, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो यानी एक बहुत स्ट्रांग थ्योरी थी एट दैट टाइम। और माइकल फैराडे ने जो है जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए तो उससे ये लगा कि जी शायद हम एटम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो वो मतलब आप यूं कह लें कि एट दैट टाइम अब ये क्वेस्ट स्टार्ट हो गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का।
तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो एट दैट टाइम दे वर वर्किंग ऑन डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड गोल्डस्टीन वाज वन ऑफ देम। गोल्डस्टीन जो है वो उनमें से एक थे जो कि माइकल फैराडे के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स को अपनी लैब्स में परफॉर्म कर रहे थे और अपने पैरामीटर्स डिसाइड करके कर रहे थे, मतलब डिफरेंट गैसेस के साथ, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के साथ। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स थे ये उस टाइम के बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट्स थे और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे थे एंड दे वर लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स। ठीक है कि जी क्या पता हो सकता है यहां से कोई नए पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर हो सके, तो कुछ लोग इसमें कामयाब हुए। ठीक है, अब तो जो गोल्डस्टीन थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, पॉजिटिव रेज की डिस्कवरीज में सबसे पहला नाम आता है गोल्डस्टीन का। गोल्डस्टीन जो है ही डिड एन एक्सपेरिमेंट इन 1886 एंड ही डिस्कवर्ड एनोड रेज और कैनाल रेज। ठीक है, ही डिस्कवर्ड एनोड रेज। अब एनोड रेज क्या है ये भी हमने बात करनी है, बट मैं ये स्टार्ट में थोड़ा सा जरा अपनी आप कह लें कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो हमारी बुक्स हैं उनमें मेंशन है कि गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप हिस्ट्री को जो है वो क्लियर कर लें। गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड एनोड रेज और कैनाल रेज। ओके जी, तो प्रोटॉन्स जी, तो प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय दिस मैन एंड ही इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, इनका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है, वो सब चीजें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, बट अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन फ्रॉम एनोड रेज और कैनाल रेज इन 1920। ठीक है, ही फर्स्ट गेव द नेम प्रोटॉन। तो ही वॉज बेसिकली, आप गूगल सर्च करें तो आपको जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड के नाम के साथ मिलेगी। ठीक है, तो गोल्डस्टीन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, ही फाइंड आउट अबाउट दी पॉजिटिव रेज और एनोड रेज और कैनाल रेज। ठीक है, फिर बाद में प्रॉपर्टीज थॉमसन ने भी उनको स्टडी किया और फिर उसके बाद 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है वो प्रोटॉन्स का नाम जो है वो आप कह लें कि प्रोटॉन्स को नेम दिया। ठीक है, तो मतलब ये बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो इस सब चीजों में इन्वॉल्व थे। तो आप यूं कह लें कि जो एक्चुअल जो प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट था वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से बहुत पहले हो चुका था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन 1897 एंड गोल्डस्टीन डिड हिज एक्सपेरिमेंट इन 1886, बट उसने प्रोटॉन की बात नहीं की थी। तो चलें अब हम जरा एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट्स थे। तो सारे एक्सपेरिमेंट जब एक दफा हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर ये सारी हिस्ट्री भी आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्डस्टीन के। गोल्डस्टीन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? तो इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पहले से हो रहे थे, मैंने आपसे कहा माइकल फैराडे ने जो है वो स्टार्ट किए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट कर रहे थे। तो 1886 में गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड न्यू टाइप ऑफ रेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। दीज रेज वर नेम्ड एज एनोड रेज और कैनाल रेज। ठीक है, इन रेज को क्या नाम दिया गया? एनोड रेज का नाम दिया गया या फिर आप कह लें कि कैनाल रेज का नाम दिया गया। तो 1886 में गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट किए और इसने इन रेज को नाम दिया एनोड रेज या कैनाल रेज। अब ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा इसमें चीजें डिफरेंट होंगी, वो आप जरा एक दफा देख लें, समझ लें इस डायग्राम को, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि ये हमारा एनोड है, दिस इज आवर एनोड। ठीक है, और ये कैथोड है, ये कैथोड है। ठीक है, तो ये वही हमारे ये दोनों एनोड और कैथोड जो हैं दे विल बी कनेक्टेड टू सम हाई वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, ये कनेक्टेड होंगे किसी हाई वोल्टेज सप्लाई से और ठीक है, ये इस तरह से ये कनेक्टेड होंगे। और अब यहाँ पे आप ये देख लें कि वैसे हम जो पिछली डायग्राम में जब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी तो हमने कैथोड जो है वो यहाँ पे बनाया था, ये कैथोड, मतलब जस्ट अरेंजमेंट मैंने थोड़ी सी चेंज की हुई है इस डायग्राम के अंदर, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा डायग्राम को ये समझना है। सबसे पहली बात तो इस डायग्राम में जो हमारा एनोड है, सॉरी कैथोड है, वो क्या है? परफोरेटेड है। वी आर यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड जो है वो हम यूज कर रहे हैं। अब परफोरेटेड कैथोड क्या है? ऐसा कैथोड जिसमें क्या हो? होल्स हो। ठीक है, परफोरेटेड मींस के विच हैज होल्स इन इट। तो बेसिकली इस कैथोड में आप देख सकते हैं यहां पे ये होल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये होल है। अब इस होल का मकसद क्या है वो हम यहां पे देख लेते हैं।
अब इसमें क्या था कि ये एनोड रेज हैं, ये एनोड है, दिस इज आवर एनोड, और ये कैथोड है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, कैथोड के पीछे की जो वॉल है, इस वॉल को कोट किया गया था विद अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। दिस वॉल वाज कोटेड विद अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। ये फ्लोरेसेंट मटेरियल है, आप इसको कह सकते हैं दिस इज जिंक सल्फाइड, ठीक है, और सम अदर फ्लोरेसेंट मटेरियल, फॉस्फर हो सकता है। तो ये फ्लोरेसेंट मटेरियल था। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, कैथोड के पीछे वाली वॉल को, ये कैथोड है, ठीक है, दिस इज कैथोड, कैथोड के पीछे वाली वॉल को इसने कोट कर दिया विद जिंक सल्फाइड, ठीक है जी। अब हमें मालूम है कैथोड जो है, इसमें से रेज निकलेंगी, कैथोड रेज निकलेंगी, ये कैथोड रेज हैं, दीज आर कैथोड रेज। ये कैथोड रेज जो है वो ट्रेवल करेंगी किसकी तरफ, एनोड की तरफ। तो ये तो वही सेम फिनोमेना है जो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा था। बट व्हाट गोल्डस्टीन ऑब्जर्व्ड, गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया। अब पहली बात तो थोड़ी सी आप इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन जरा पढ़ें कि ही अप्लाइड अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, ही अप्लाइड अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जैसे कि हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, जैसे वहां पे लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस था, ऐसे ही यहां पे भी लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड 5,000 to 10,000 वोल्ट्स जो है वो अप्लाई किया गया, ठीक है। तो लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ। द प्रेशर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब वाज नॉट एज लो एज इट वाज इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में प्रेशर कितना रखा गया था, 0.001 टॉर, ठीक है, ये प्रेशर था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। गोल्डस्टीन केप्ट द प्रेशर एट 0.1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 0.1 टॉर, ठीक है। तो मतलब इसने प्रेशर इतना कम नहीं किया था, यहां पे स्टिल देयर वर सम गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इसने प्रेशर जो है वो अराउंड 0.1 टॉर जो है वो प्रेशर रखा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ही अप्लाइड अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस एंड the pressure inside the discharge tube was not as low as it was in the discovery of electrons, ठीक है। he kept the pressure at 0.1 torr. he used perforated cathode, perforated cathode यूज किया, क्यों यूज किया वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो perforated cathode which has holes in it, ठीक है, इसने perforated cathode यूज किया। उसके बाद what he observed was while cathode rays were streaming away from the cathode, ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में देखा। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि यहां पे क्योंकि प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, प्रेशर इस वक्त कितना है, 0.1 टॉर है, तो यहां पे कोई बहुत ज्यादा कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ये कैथोड रेज को इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाया, ठीक है। 1886 में बाद में जब थॉमसन ने प्रेशर को और कम किया तो वो कैथोड रेज को देख सका जो कि इधर एनोड पे आके हिट कर रही थी, एनोड वॉल पे आके हिट कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट में ही ओनली ऑब्जर्व, गोल्डस्टीन ओनली ऑब्जर्व एनोड रेज, और वो एनोड रेज क्या थी वो हम समझते हैं। बट आप जरा बात को फिर दोबारा से क्लियर कर लें कि यहां पे प्रेशर जो है वो कितना है, 0.1 टॉर। प्रेशर इसने कितना रखा, 0.1 टॉर। तो ऑल्दो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही होंगी, ठीक है, बट एट दैट टाइम गोल्डस्टीन को मालूम नहीं था कि कोई कैथोड रेज जो है वो इस तरफ जा रही हैं, वो इनको ऑब्जर्व नहीं कर सका क्योंकि प्रेशर ज्यादा था अंदर गैस का। तो जो कैथोड रेज के पार्टिकल थे वो जाके गैस के पार्टिकल से टकराते थे और वो एनोड को जाके हिट नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि गोल्डस्टीन वॉज अनेबल to observe cathode rays, ठीक है, ये कैथोड रेज को ऑब्जर्व नहीं कर पाया था। he did his experiment in 1886, right after 10 years in 1897 थॉमसन ने जो है वो कैथोड रेज को ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है ये आप अपने ध्यान में रखिएगा। ऑल्दो हम ये चीजें आगे पीछे करके पढ़ रहे हैं, बट ये कोई खैर इतनी जरूरी नहीं है हिस्ट्री आपके लिए, बट मैं चाहता हूं कि आपके जहन में पिक्चर जो है वो क्लियर आपके जहन में बन रही हो। तो गोल्डस्टीन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसको एज सच कैथोड रेज के बारे में इतना आइडिया नहीं हो पाया, बट व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, इसने परफोरेटेड कैथोड यूज किया। अब इसने क्या देखा कि कैथोड एनोड से, या आप कह लें कि कैथोड को क्रॉस करके कुछ पार्टिकल्स ने जाके हिट किया है कैथोड के पीछे वाली वॉल को, एंड द वॉल स्टार्ट्स ग्लोइंग, ठीक है, दिस वॉल स्टार्ट्स ग्लोइंग। ये जो वॉल थी इस पे ग्लो स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये आप देखें ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं
जिसको इसने नाम दिया एनोड रेज, ठीक है। ही थॉट कि ये एनोड से कोई रेज निकल रही हैं जो कि परफोरेटेड कैथोड में से होती हुई जाके हिट कर रही हैं कैथोड के पीछे वाली वॉल को, ठीक है। दिस इज द वॉल बिहाइंड कैथोड और ये फ्लोरेसेंस इसको मिला। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। इसकी वर्डिंग्स को हम देखते हैं कि what he observed was while cathode rays were streaming away from cathode, ठीक है। कैथोड रेज तो कैथोड की तरफ जा रही थी, गोल्डस्टीन ने इतना उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाया, बट सम कलर्ड रेज प्रोड्यूस्ड simultaneously which passed through the perforated cathode and caused a glow on the wall behind cathode। तो जो कैथोड रेज थी वो तो मैंने आपको बताया था कि वो कलरलेस होती हैं, ठीक है। ये कैथोड रेज हैं, दीज कैथोड रेज आर कलरलेस, ये तो कलरलेस हैं, कैथोड रेज कलरलेस होती हैं। और ये जो एनोड रेज हैं, एनोड रेज जो हैं ये कलर्ड थी, ठीक है। ये कलर्ड रेज थी और ये कलर्ड क्यों थी ये भी अभी आप देख लेंगे, बट ये ध्यान में रखें कैथोड रेज जो हैं ये कलरलेस होती हैं, कैथोड रेज आर कलरलेस एंड एनोड रेज, ये एनोड रेज जो है जो जा रही हैं, ठीक है, दीज आर एनोड रेज। तो जो एनोड रेज थी ये क्या थी, दीज आर कलर्ड। तो गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया, what he observed was while cathode rays were streaming away from cathode, some colored rays produced simultaneously which passed through the perforated cathode and caused a glow on the wall behind cathode, ठीक है। तो मतलब इसने देखा कि जी एनोड की तरफ से, इसको लगा ऐसा कि एनोड की तरफ से कोई रेज जा रही हैं जो कि कलर्ड हैं और ये रेज जाके हिट कर रही हैं कहां पे, कैथोड के पीछे वाली वॉल को, एंड दे आर कॉजिंग अ ग्लो एंड ही नेम्ड दीज रेज एनोड रेज। इसने इन रेज को नाम दिया एनोड रेज और कैनाल रेज, ठीक है। कैनाल रेज क्यों, क्योंकि ये ऐसे परफोरेशंस में से पास हो रही थी तो इसने इनको नाम दे दिया कैनाल रेज। तो ये तो एक्सपेरिमेंट था जो गोल्डस्टीन ने किया, बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। तो ये कैथोड, ये डायग्राम एक दफा फिर देख लें, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। तो मैं फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इसने एनोड जो है वो लिया, कैथोड परफोरेटेड कैथोड लिया, हाई वोल्टेज अप्लाई की। तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर इसने क्या देखा कि एनोड की तरफ से कुछ रेज जो हैं वो कैथोड की तरफ जा रही हैं और परफोरेटेड कैथोड को पास करने के बाद जाके हिट कर रही हैं कैथोड के पीछे वाली वॉल को, विच इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड, ठीक है, जो कि फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ कोटेड था, एंड दे स्टार्ट ग्लोइंग एंड दीज रेज वर कलर्ड एंड ही नेम्ड दीज रेज कैनाल रेज और एनोड रेज, ठीक है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट था गोल्डस्टीन का, ये हमने बात की गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट की। अब फिर बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। नाउ सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वर स्टडीड बाय गोल्डस्टीन एंड सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वर स्टडीड बाय थॉमसन इन लेटर ईयर्स, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज तो गोल्डस्टीन ने अपने टाइम पे स्टडी की, ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज बाद में थॉमसन ने जो है वो स्टडी की, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज क्या थी, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज, ठीक है। अब ये हम अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, हम अब वो बात नहीं कर रहे कि जो गोल्डस्टीन ने उस टाइम पे प्रॉपर्टीज दी होंगी। हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं तो अब हम इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हुए एनोड रेज की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। कैथोड रेज का डायरेक्शन क्या था, फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, और एनोड रेज का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है। एक्चुअल डायरेक्शन क्या था वो भी बात करूंगा मैं। और ये दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो इसको कैसे पता लगा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। अगेन फिर जैसे हमें इलेक्ट्रॉन का पता लगा था कि आपने कोई बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया और उसने शेडो कास्ट किया, तो हमें पता लगा कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर पाई। तो जिस तरह से मतलब ये वही ऑब्जर्वेशंस प्रॉपर्टीज वही हैं जो हम कैथोड रेज की पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। एनोड रेज जो हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, यानी दे हैव सम मास, इनका कुछ मास होता है। कैसे पता लगा होगा कि जब हिट किया होगा किसी स्मॉल पैडल व्हील को, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के केस में था कि आपने कोई पैडल व्हील जो है वो लगाया, तो जब ये लेट्स से दीज आर कैनाल रेज, जब ये आके इसको हिट करेंगी तो ये इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ठीक है। तो जिससे पता लगा कि दीज आर मटीरियल पार्टिकल्स। दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो रेज थी दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक
as well as magnetic field in a way indicating that they are positively charged. ठीक है, तो मतलब ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही थी कि जिससे हमें पता लगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब ये कैसे डिफ्लेक्ट कर रही होंगी, टुवर्ड्स नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही होंगी. तो जो चीज नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. बात समझ में आ रही है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड में इनका डायरेक्शन का आप कह लें कि उसी तरह से बेंड हुई, उसी तरह से डिफ्लेक्ट हुई जिस तरह से पॉजिटिव रेज को डिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो ये आपको ऐसा जितना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये आपको ध्यान में रखना है कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इन अ वे डायरेक्टिंग दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, तो ये तो बात हो गई. उसके बाद अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इन द एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब. एनोड रेज का जो चार्ज टू मास रेशियो था, ठीक है, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज टू मास रेशियो की बात हुई थी. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो को मैंने कहा था कि ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है. किसका चार्ज टू मास रेशियो फिक्स होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो फिक्स होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब में एक जैसे होते हैं और एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉन जाके हिट करते हैं कोई भी गैस दें. तो चार्ज टू मास रेशियो से फिक्स्ड था, दैट वाज 1.76 इंटू 10⁻⁸, वो याद होगा आपको. नाउ एनोड रेज के केस में क्या था? इन केस ऑफ एनोड रेज, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि इन केस ऑफ एनोड रेज चार्ज टू मास रेशियो वाज नॉट फिक्स्ड. चार्ज टू मास रेशियो जो है ये फिक्स्ड नहीं था. ठीक है, मतलब आप गैस चेंज करते थे, जैसे हम यहां कह रहे हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस. एनोड रेज में, कैनाल रेज में चार्ज टू मास रेशियो जो है वो डिपेंड कर रहा था किस पे? गैस के ऊपर. क्यों डिपेंड कर रहा था, अभी थोड़ी देर में बात क्लियर हो जाएगी, बट फिलहाल ध्यान में रखें कि यहां पे चार्ज टू मास रेशियो फिक्स्ड नहीं था, बल्कि इट वाज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट, कि कौन सी गैस मौजूद है. और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि द E/M रेशियो ऑफ कैनाल रेज was smaller than the E/M of electrons. इलेक्ट्रॉन्स का जो E/M वैल्यू थी, एनोड रेस की E/M वैल्यू हमेशा कोई, मतलब एक तो पहली बात तो फिक्स नहीं थी, और जो भी आ रही थी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की E/M वैल्यू से कम थी. ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं. पहली बात तो कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इन द एनोड रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस. नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रही थी, फिक्स नहीं थी. और दूसरी, इट वाज स्मॉलर देन द E/M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास वैल्यू से कैनाल रेज का E/M वैल्यू हमेशा कम होगा. ठीक है, तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है. क्यों होगा वो आगे भी रीजन की बात होगी. दे कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन हिट जिंक सल्फाइड प्लेट. ठीक है, जब जिंक सल्फाइड को या फॉस्फर को जाके हिट करते हैं तो ग्लो करते हैं. देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी लो एज कंपेयर टू द कैथोड रेज. कैथोड रेज का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है. ये यानी कैथोड रेज आपको याद होगा वो एनोड को भी पास कर गई थी, और इनके लिए हमें क्या करना पड़ा, इनके लिए हमें परफोरेशंस जनरेट करनी पड़ी. यानी अगर यहां पे ये परफोरेशंस ना होती, अगर यहां पे ये परफोरेशन ना होती तो आप कैथोड रेस को ऑब्जर्व ना कर पाते. ठीक है, तो देयर पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी लो. ये कैसे पता लगा? बिकॉज वी ओनली ऑब्जर्व देम व्हेन परफोरेशंस वाज डन इन कैथोड. जब आपने कैथोड में परफोरेशंस की तब आप इनको ऑब्जर्व कर पाए, उससे पहले नहीं. दे कैन आयोनाइज गैसेस. ठीक है, तो बिकॉज दे आर मूविंग चार्ज तो दे कैन आयोनाइज गैसेस एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एक्स रेज. जैसे हमने कैथोड रेज के लिए कहा था कि कैथोड रेज जो हैं वो जाके हिट करती हैं किसी हैवी मेटल को तो उसमें से एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं, ये एक्स रे प्रोड्यूस नहीं करती. तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज. क्लियर हो गई ये बात यहां तक कि हमने डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज की बात की, कैनाल रेज किस तरह से डिस्कवर हुई, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं कि ये एनोड रेज थी क्या, व्हाट वाज देयर ओरिजिन. अगर ये मैंने आपसे कहा कि ये प्रोटॉन नहीं है, तो अगर ये प्रोटॉन नहीं है
तो फिर ये एनोड रेज क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, चलें अब नेक्स्ट हम ये बात करते हैं। ठीक है जी बच्चों, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ दी एनोड रेज आर प्रोड्यूस, कि ये जो एनोड रेज की हमने बात की है, तो ये एनोड रेज जो है ये किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही थी, अब ये हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हाउ आर एनोड रेज प्रोड्यूस, व्हाट वाज देयर ओरिजिन, मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द रेज व्हिच वर हिटिंग द वॉल बिहाइंड कैथोड। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस हो रही थी ये रेज। तो these rays were being produced due to the ionization of the gas present in the discharge tube। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये सब चीजें आपको पहले से क्लियर हो रही होंगी कि असल में ये जो एनोड रेज थी या जो कैनाल रेज थी ये एनोड से नहीं आ रही थी। ठीक है, पहली बात तो यहां से ये क्लियर हुई कि these एनोड रेज were not coming फ्रॉम एनोड। जिस तरह कैथोड रेज कैथोड से आती हैं, एनोड रेज एनोड से नहीं आ रही थी। गोल्डस्टीन एट दैट टाइम वो ये चीज आप कह लें कि फाइंड नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई ही नेम्ड देम एनोड रेज, बट ये एनोड रेज एनोड से नहीं आ रही थी। हो क्या रहा था इन एक्चुअल, व्हाट वाज हैपनिंग, कि हमें मालूम है कि लेट्स से मैं कहता हूं कि इफ दिस इज आवर कैथोड, सपोज दिस इज आवर कैथोड। ठीक है, ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, तो इफ दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, तो अगर हम हाई वोल्टेज पे करंट पास करते हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे ये गैस का पार्टिकल मौजूद है, दिस इज सम पार्टिकल ऑफ गैस। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन्स हिट दिस गैस पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस गैस पार्टिकल को आके हिट करते हैं, और जब ये इसको आके हिट करते हैं तो ये इसमें से इसका जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, एंड वंस इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस गैस यानी आप कह लें कि जो गैस का पार्टिकल है इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। यानी लेट से मैं कहता हूं कि जी मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को जब किसी इलेक्ट्रॉन ने आके हिट किया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल को जब किसी इलेक्ट्रॉन ने आके हिट किया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, आयोनाइज हो गया H+, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में से निकल आया। तो हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल को जब कोई इलेक्ट्रॉन आके हिट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस का पार्टिकल क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आयोनाइज हो जाएगा। इसी तरीके से लेट से यहाँ पे अगर ऑक्सीजन गैस का पार्टिकल होता, ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल को अगर कोई इलेक्ट्रॉन आके हिट करेगा तो वो ऑक्सीजन गैस का पार्टिकल क्या हो जाएगा, आयोनाइज, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हो क्या रहा था कि कैथोड रेज या जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स वर हिटिंग द गैस पार्टिकल्स एंड गैस पार्टिकल्स बिटवीन द प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि गोल्डस्टीन को प्रेशर हाई क्यों रखना पड़ा था। लो प्रेशर पे आपको एनोड रेज के मिलने के चांसेस कम हैं क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत कम होंगे। तो ही केप्ट द प्रेशर एट 0.1 टॉर। तो इतने प्रेशर पे गैस के इतने पार्टिकल्स मौजूद थे कि इलेक्ट्रॉन्स ने आके हिट किया इन पार्टिकल्स को, ये आयोनाइज हुए। अब कैथोड रेज तो जा रही हैं एनोड की तरफ, और ये जो पार्टिकल हैं नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज गैसियस पार्टिकल्स हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड एंड दे वर नेम्ड एज कैनाल रेज। ठीक है जी, तो बेसिकली आप कह लें कि एनोड रेज क्या थी, दीज वर आयोनाइज्ड गैसेस। ये क्या थी, आयोनाइज्ड गैसेस थी। तो दीज वर आयोनाइज्ड गैस, ये आयोनाइज्ड गैस थी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द E/m वैल्यू वाज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि हर दफा आप डिफरेंट गैस लेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये तो हर दफा डिफरेंट होगा ना बेटा, ये तो पार्टिकल हर दफा डिफरेंट होगा। अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं, लेट से अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन तो सब में से एक जैसे निकल रहे हैं, लेकिन यहां पे भी इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। तो कैथोड रेज तो सब में एक जैसी है, बट यहां पे अब आयन कौन सा बनेगा, N+। तो तीनों केसेस में हमारे पास डिफरेंट गैसियस आयन बन रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में H+ बना, ऑक्सीजन के केस में O+ बना, N के केस में N+ बना। तीनों का मास डिफरेंट है, आपको मालूम है तीनों का मास डिफरेंट है, तो E/m वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो E/m वैल्यू वाज नॉट फिक्स्ड फॉर एनोड रेज बिकॉज
इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, कि कौन सी गैस मौजूद है, क्योंकि एनोड रेज जो है वो बेसिकली वही गैस के पार्टिकल हैं जो उस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद हैं। आपने उस गैस को आयोनाइज किया, जब उस गैस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, सॉरी नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, और आपको वो अगर परफोरेशन होगी उस प्लेट में तो वो जाके हिट करेगी उस वॉल के पीछे और आपको ग्लो नजर आएगा। एंड द E अपॉन M वैल्यू वाज नॉट फिक्स्ड। ठीक है जी। तो अब दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पे, एक तो हमने ये बात कर ली कि E अपॉन M वैल्यू क्यों फिक्स नहीं थी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बिकॉज E अपॉन M वैल्यू वाज नॉट फिक्स्ड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो क्योंकि हर दफा गैस डिफरेंट थी, तो अगर आप H लोगे तो आपको H प्लस मिलेगा, अगर आप O लोगे, ऑक्सीजन गैस लोगे, तो आपको ऑक्सीजन गैस के आयंस मिलेंगे, अगर आप नाइट्रोजन लोगे तो आपको नाइट्रोजन गैस के आयंस मिलेंगे। तो हर दफा आपके पास डिफरेंट आयंस हैं और डिफरेंट एनोड रेज हैं, तो E अपॉन M वैल्यू डिफरेंट आएगी। द अदर थिंग वाज, हमने ये कहा था कि E अपॉन M वैल्यू ऑफ कैनाल रेज इज स्मॉलर देन E अपॉन M ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो इसकी वजह क्या थी? क्योंकि E अपॉन M वैल्यू जो है वो, यानी इसमें E अपॉन M वैल्यू के अंदर जो आपका मास है वो डिनोमिनेटर में है, तो जितना मास ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि सबसे कम है, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन E अपॉन M वैल्यू वाज, यानी E अपॉन M वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट। उसकी वजह क्या है? बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, इसका जो मास है वो सबसे कम है। बाकी कोई भी आप गैस लेंगे, उसका जो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल होगा उसका मास कुछ ना कुछ जो भी होगा वो हाइड्रोजन से तो ज्यादा होगा, सॉरी प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा होगा। ठीक है, जो भी मास होगा वो इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन से जब मास ज्यादा होगा तो ये E अपॉन M वैल्यू जो है वो हमेशा कम ही आएगी, क्योंकि जितना मास बढ़ेगा, एज मास increases the E upon M value decreases। जितना मास बढ़ेगा E अपॉन M वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमने बात कर ली ओरिजिन की कि ये जो एनोड रेज थी, जो कैनाल रेज थी, ये क्या थी, वो हमने बात कर ली कि बेसिकली दीज वर आयोनाइज्ड गैसेस। ये प्रोटॉन नहीं है, अभी प्रोटॉन की डिस्कवरी के ऊपर मैं नहीं आया, अब हम आगे बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। तो अभी तक तो ये हमने बात कर ली कि गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट क्या था, गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट की हमने बात की, उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात कर ली, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज की बात कर ली, और उसके बाद हमने ये बात कर ली कि ये एनोड रेज का ओरिजिन क्या था, किस वजह से ये प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, तो ये बेसिकली आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल्स थे जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद थे। ऑलराइट, अच्छा, अब लास्ट में हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो मतलब इन एक्चुअल अब आखिरी जो बात हमारी आ जाती है, एनोड रेज के बारे में हमें सब कुछ पता लग गया, अब एनोड रेज से प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए ये देख लेते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो एज द E अपॉन M वैल्यू ऑफ एन एनोड रे डिपेंड्स अपॉन गैस। ठीक है, एनोड रे की जो E अपॉन M वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? गैस के ऊपर डिपेंड करती है। इन द डिस्चार्ज ट्यूब it was found that E upon M ratio was maximum when hydrogen gas was taken in the discharge tube। ठीक है जी, तो बेसिकली पता क्या लगा? ठीक है, डिफरेंट, यानी जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए हमें ये मालूम है कि E अपॉन M ऑफ एनोड रेज इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू थी ये सबसे ज्यादा कब आई थी? ठीक है, व्हेन, यानी ये एनोड रेज की E अपॉन M वैल्यू मैक्सिमम कब थी? जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में, लेट से ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं। अब हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के पास हमें मालूम है कि हाइड्रोजन ओनली कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड इट कंटेन्स वन प्रोटॉन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। एट दैट टाइम इनको मालूम नहीं था, बट आज हमें मालूम है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो अगर आप हाइड्रोजन को आयोनाइज करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन को आयोनाइज करते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो लेट से मैंने हाइड्रोजन को आयोनाइज किया और आयोनाइज होने के बाद ये क्या रह गया? H प्लस, और H प्लस में अब सिर्फ क्या मौजूद है? एक
प्रोटॉन मौजूद है। H प्लस हैज ओनली वन प्रोटॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है। तो अगर आप हाइड्रोजन को आयोनाइज करते हैं, व्हेन हाइड्रोजन इज आयोनाइज्ड इट रिमूव्स इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स H प्लस विच इज ओनली वन प्रोटॉन। ठीक है, इससे लाइट पार्टिकल, इससे लाइट गैस आपके पास नहीं है। इट इज दी, आप कह लें कि लाइटेस्ट गैस। ठीक है, तो ये सबसे लाइट गैस है, सबसे हल्की गैस है, इससे हल्की कोई गैस नहीं है। तो जब आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो अब जो E/m वैल्यू आएगी, क्योंकि बाकी तमाम गैसेस का मास हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है, तो यहां पे जो आपके पास E/m वैल्यू आएगी, ठीक है, तो दिस वैल्यू वुड बी दी मैक्सिमम, क्योंकि मास सबसे कम होगा। तो मैंने आपसे कहा जितना मास कम होगा E/m वैल्यू उतनी ज्यादा आ जाएगी। So as the E/m value of anode rays depends upon nature of the gas, it was found that E/m ratio was maximum when hydrogen gas was taken in the discharge tube. जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया तो E/m value maximum आई, and that E/m value was the E/m value for hydrogen. The E/m value when hydrogen, तो the E/m value when hydrogen was in discharge tube. ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो E/m वैल्यू जो आ रही थी दैट वाज 9.58 इंटू 10 पावर 4 कूलम्स पर ग्राम। ठीक है जी, दिस वाज द E/m वैल्यू फॉर हाइड्रोजन जब when hydrogen was present in the discharge tube. तो this was the E/m value of anode rays. ठीक है, और मुझे पता है कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है, तो अब यहां से जो बात कंक्लूड की गई वो ये बात सामने आई कि when which indicated that the positive ions formed from hydrogen are lightest. ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन से बन रहे हैं ये सबसे लाइट है, क्योंकि हर गैस डिफरेंट किस्म के पॉजिटिव आयंस दे रही थी और सबसे बड़ी वैल्यू किससे आई? हाइड्रोजन से। तो जिससे ये पता लगा कि हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव आयन बन रहे हैं उनका मास सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम है, एंड दीज लाइटेस्ट चार्ज्ड पार्टिकल्स वर नेम्ड एज प्रोटॉन्स। इनको नाम दिया गया, दीज लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर नेम्ड एज प्रोटॉन। तो अब यहां से मैं जो बिल्कुल स्टार्ट में आपसे बात कही थी, मैंने कहा था कि आप एनोड रेज को प्रोटॉन नहीं कह सकते, एनोड रेज प्रोटॉन नहीं है। बट इन केस इफ वी हैव हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, देन इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, अगर हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में है तो देन एनोड रेज आर सिंपली प्रोटॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन आयन मतलब उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो आप ये कह सकते हैं, जो यहां पे हमने ये स्टेटमेंट दे दी कि as the E/m value of anode rays the E/m value was maximum when the hydrogen was taken in the discharge tube, which indicated that positive ions formed from hydrogen are lightest. यानी जब आप हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो जो पॉजिटिव आयन हमें मिलता है वो सबसे लाइट है। ठीक है, एंड दैट लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज नेम्ड एज प्रोटॉन। यानी कहा गया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, बाकी तमाम गैसेस में यही पार्टिकल डिफरेंट रेशियोज में डिफरेंट मल्टीपल्स के तौर पे मौजूद है। किसी में 2 टाइम्स है, किसी में 10 टाइम्स है, किसी में 15 टाइम्स है। ठीक है, बट हाइड्रोजन में जो पार्टिकल मौजूद है, हाइड्रोजन का जो एनोड रे है ये सबसे लाइट है, तो उसको जो है वो प्रोटॉन का नाम दिया गया। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि बेसिकली हाइड्रोजन गैस को जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं तो हमारे पास E/m वैल्यू कैनाल रेस की मैक्सिमम आती है, जिससे ये पता लगता है कि हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो सबसे स्मॉल है, एंड दैट इज द फंडामेंटल पॉजिटिव पार्टिकल एंड दैट वाज नेम्ड एज प्रोटॉन। उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। अब ये जो नाम दिया गया दिस वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। कैसे वो मैं बात कर लेता हूं, बट पहले हम ये बात कर लें कि ये तो आ गया चार्ज टू मास रेशियो। अब आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द E/m वैल्यू फॉर प्रोटॉन, क्योंकि जो हाइड्रोजन का E/m वैल्यू होगा वही प्रोटॉन की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज जस्ट सिंपली अ प्रोटॉन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ
डायरेक्शन का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये सब चीजें वैसे ही फाइंड की गई जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड की गई थी। और लास्ट में अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम्स, और अगर किलोग्राम में लेते हैं तो 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम्स। ठीक है जी। तो ये सारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, बात स्टार्ट हुई थी गोल्डस्टीन से। गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया, कैनाल रेज डिस्कवर की। देन फिर उसके बाद जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एट दैट टाइम जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है 1897 में, अब थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में दोबारा वापस जा रहा हूं, तो 1897 में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ है, एट दैट टाइम ऑल द साइंटिस्ट, जो मेजर साइंटिस्ट थे, जो मेजर फिजिसिस्ट थे, थॉमसन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, दे ऑल न्यू दैट एटम इज न्यूट्रल। सबको मालूम था कि एटम न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से और कैनाल रेस की डिस्कवरी से और इस चीज से कि ये हमें मालूम था कि एटम नेगेटिव नहीं है, एटम न्यूट्रल है, ऑल ऑफ देम न्यू कि जी एटम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, जिसका चार्ज मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के बराबर है, एंड दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल। तो ये जहन में रहे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो है ये चीज और ज्यादा, आप कहें कि फोर्स, इस चीज के ऊपर और ज्यादा जोर दिया गया कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी मौजूद है। ठीक है, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चीज क्लियर हो गई कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव पार्टिकल होगा, ऑल्दो कि उस टाइम तक वो डिस्कवर नहीं हुआ था, बट ये चीज क्लियर हो गई थी कि एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, विच इज व्हाई एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो चुका है, अब सिर्फ प्रोटॉन की डिस्कवरी बाकी थी। तो इन 1917 में, अच्छा 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, 1899 में, ये मैं आगे बात करेंगे इसके ऊपर, 1899 में रदरफोर्ड ने जो आप कह लें कि रेडियो एक्टिव रेस थी, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, इनकी डिस्कवरी जो है वो हुई। ठीक है, रेडियो एक्टिव रेस, रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट जो है वो इसने अपना किया। ठीक है, तो अल्फा रेज एंड बीटा रेज एंड गामा रेज वर गेट डिस्कवर्ड। ठीक है, तो इन 1809, देन इन 1917 रदरफोर्ड, अब आ जाते हैं हम कि रदरफोर्ड, ये जो रदरफोर्ड को किस तरह से प्रोटॉन्स का आइडिया हुआ। तो इन 1917 रदरफोर्ड ने ये देखा कि जब वो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करता है नाइट्रोजन पे, ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या किया कि इसने नाइट्रोजन ली, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर ये काफी एक्सपेरिमेंट कर चुका था, रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आ चुका था। तो व्हाट ही डिड, ही टुक नाइट्रोजन, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास था 14, ठीक है, और इसने इस पे स्ट्राइक किए अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो टोटल इसका मास कितना है, 4। तो इसने अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए, और अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करने पर इसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये नाइट्रोजन जो है ये कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजन में, एंड ही फाउंड आउट कि यहां से एक प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर हुआ। एट दैट टाइम इसने इसको नाम दिया हाइड्रोजन। ही ऑब्जर्व कि जी जब हम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, नाउ ही ऑब्जर्व के जब नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं, जब नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं तो नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एमिट होता है। एक प्रोटॉन क्या है, एक प्रोटॉन इज सिंपली अ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहां से इसने ये ऑब्जर्व किया कि व्हेन नाइट्रोजन इज हिटेड with alpha particles, when nitrogen is hitted with alpha particles, it releases hydrogen nuclei. It releases hydrogen nuclei, and basically this was, आप कह लें कि this was the start of nuclear physics. ठीक है, यहां से न्यूक्लियर फिजिक्स का दौर जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसने ये देखा कि जी बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो इसने स्टार्ट किए यहां से। तो इसने क्या, व्हेन नाइट्रोजन इज हिटेड विद अल्फा पार्टिकल्स इट रिलीजेस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। तो इसने ये चीज कंक्लूड की कि बेसिकली एवरी एलिमेंट न्यूक्लियाई इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। हर एलिमेंट के न्यूक्लियाई में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मौजूद है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के अंदर 14 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं, तो ईच प्रोटॉन रिप्रेजेंट हाइड्रोजन न्यूक्लियाई।
तो फिर इसने इस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन का। पहले इनको नाम दिया गया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को नाम दिया गया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एंड देन लेटर ऑन इन 1920 ही नेम्ड देम प्रोटॉन। इसने इनको नाम दे दिया प्रोटॉन। तो ये थोड़ा सा मैं जस्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो आपको क्लियर करना चाह रहा था कि किस तरीके से जो है ये प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको कि ये किस तरीके से ये सब कुछ हुआ कि इनिशियली गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया, देन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चीज़ क्लियर हो गई कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पार्ट मौजूद है। उसके ऊपर रिसर्च हुई और फिर जब रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि नाइट्रोजन को जब हिट किया जाता है अल्फा पार्टिकल से तो उसमें से हाइड्रोजन न्यूक्लियाई निकल रहे हैं, तो यहाँ से उसने ये चीज़ कंक्लूड की कि हर एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन, एवरी एलिमेंट न्यूक्लियाई इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, और इसने उस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को नाम दे दिया, प्रोटॉन का नाम दिया, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। काफ़ी डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया और आई होप कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।